वहीं पास में खड़ी रिया की आंखों से भी पिंकी की ही तरह आंसू बहने लगते हैं। वो व्हीलचेयर के पास जाकर हाथ पकड़ते हुए कहती है, मामू आई एम सो हैप्पी। अपनी बहती हुई आंखों से मुस्कुराते हुए कहती है, अब मुझे आपके साथ खेलने के लिए सपनों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे। तभी आर्यन, अलेक्जेंडर और यश भी अपने चेहरों पर खुशी लेकर रिया के करीब आकर खड़े हो जाते हैं। तभी सिद्धार्थ आगे आता है और व्हीलचेयर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, आकाश कैसे हो मेरे भाई? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद मैं हर पल कितने गिल्ट में जिया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक प्लान अटैक, लेकिन फिर भी मुझे हर वक्त एक ही बात सताती रही कि काश मैं तुम्हें आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर देता। इससे पहले कि सिद्धार्थ आगे कुछ कहता, अनिका प्रीति को इशारा करती है। तभी प्रीति आगे आकर सिद्धार्थ को रोकते हुए कहती है, इस वक्त इनके लिए किसी भी तरह का स्ट्रेस अच्छा नहीं है, इसलिए जो बीत गया उसे जाने दीजिए। अब इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। प्रीति की बात सुनकर सिद्धार्थ उठ खड़ा होता है और अपने चेहरे के भाव बदलते हुए मुस्कुराकर अपने स्वभाव के अनुसार कहता है, मैं भी कहाँ की बात कहाँ करने लगा। फिर आकाश की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम आ गए हो ना, कुछ दिन तक खूब आराम करना। तुम्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं और हाँ, तुम्हारी कंपनी भी एकदम बढ़िया चल रही है। इसके बाद सिद्धार्थ पीछे हट जाता है। अब तक श्रेया अपने आप को संभालते हुए खड़े होने की कोशिश करती है। तभी श्वेता और आयशा उसकी मदद करती हैं। फिर श्रेया धीरे धीरे चलते हुए आकाश की ओर बढ़ने लगती है। श्वेता भी श्रेया की हालत को ध्यान में रखते हुए उसके साथ साथ जाती है। श्रेया आकाश के पास जाकर खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे वो अपने हाथों को आकाश की ओर बढ़ाती है। पहले वो उसके हाथों को छूकर देखती है, उसके बाद अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को छूकर देखती है। श्रेया को आकाश के स्पर्श से अपने हाथों में झनझनाहट महसूस होती है। उसकी सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं। उसकी दोनों आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है। फिर वो खुद को संभालते हुए आकाश से कहती है, तुमने हमें धोखा दिया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बस एक बार ठीक हो जाओ, फिर सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। तुमने कहा था कि तुम हमें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे और इतने महीने तक हमें बिना बताए कहाँ गायब थे। इतना कहने के बाद श्रेया फूट फूट कर रोने लगती है। ये रोते रोते वहीं आकाश की कुर्सी के पास बैठ जाती है। श्रेया को इस तरह रोते हुए देखकर ऐसा कोई भी नहीं था जिसका दिल उसे इस तरह बिलखते हुए देखकर रोने न लगा हो। लेकिन जो भी हो, मन सबका प्रसन्नता से भरा हुआ था। तभी श्वेता श्रेया को अपने दोनों हाथों से पकड़कर संभालती है और कहती है, जब खुश होना चाहिए तब आप रोने बैठ गई हैं। इस हालत में रोना आपके लिए ठीक नहीं है और इस तरह जमीन पर बैठना तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर श्वेता श्रेया को खड़े होने में मदद करती है। इस वक्त आकाश को अपनी आंखों के सामने देखकर श्रेया को जितना सुकून मिल रहा था, उतनी ही उसकी हालत को देखकर तकलीफ भी हो रही थी। व्हीलचेयर पर बैठा हुआ उसका शरीर बिल्कुल निर्जीव सा जान पड़ रहा था। आकाश को देखकर सबके चेहरे खिले हुए थे, लेकिन आकाश का चेहरा इस तरह मुरझाया हुआ था जैसे उसे अपने से मिलने की खुशी नहीं हो रही हो। दरअसल इस वक्त उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह सुख या दुख कुछ भी प्रकट करने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद मयूर आकाश के पास आता है और कहता है, आकाश तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम देखना, कुछ ही दिनों में तुम पहले से भी ज्यादा ठीक हो जाओगे। इतना कहने के बाद मयूर गुलेरिया का मुंह से आगे एक भी शब्द नहीं निकलता। सच यही था कि आकाश की हालत देखकर मयूर खुद भी अंदर से पूरी तरह टूट गया था, लेकिन वो आकाश का हौसला अफजाई कर रहा था। मयूर का आकाश के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता था। वो उसका भाई, दोस्त और बॉस तीनों था। आकाश को खोने के बाद ऐसा कोई नहीं था जो मयूर की जिंदगी में उसकी जगह ले सके। पूरे गुलेरिया परिवार के मिल लेने के बाद करण सबसे अंत में आकाश के पास आता है और उसके सामने खड़े होकर कुछ पल उसे लगातार देखता रहता है। उसके बाद अपना एक हाथ आकाश के कंधे पर रखता है और बिना कुछ कहे वापस मुड़ जाता है। पूरे गुलेरिया हाउस में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि ये चमत्कार हुआ कैसे। तभी सिद्धार्थ आगे आता है और अनिका से कहता है, तुमने सही कहा था, आज का दिन अब पूरा हुआ। फिर सभी की तरफ देखते हुए कहता है, आज मेरी बहन ने हम सभी को एक ही दिन में कई बार खुश होने के बड़े बड़े मौके दिए हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर अनिका झट से उसे रोकते हुए ऊंची आवाज में कहती है, ताकि सभी लोग सुनकर, आकाश की जान कैसे बची ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। मुझे जो मालूम है वो ये कि आकाश की जान प्रीति की दिन रात की गई मेहनत की बदौलत बची है। इस प्रशंसा की हकदार मैं नहीं हूँ, बल्कि प्रीति है।
अनिका की बात सुनकर प्रीति सामने आ जाती है। इस परिस्थिति के लिए वो पहले से ही तैयार थी। सभी की तरफ देखते हुए कहती है, आकाश भैया का इलाज किस तरह किया जाना है, उन्हें कौन सी दवाइयाँ देनी है, किस तरह ट्रीटमेंट किया जाना है, ये सभी जानकारियाँ मुझे अनिका ने दी। अपनी याददाश्त जाने से पहले दी थी। अब क्योंकि अनिका दी को अपनी पुरानी कोई भी बात याद नहीं, इसलिए उन्हें आकाश भैया के ट्रीटमेंट के बारे में भी कुछ याद नहीं। ऐसे क्रिटिकल केस को टैकल करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी में किसी तरह की कोताही नहीं बरती। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर अनिका दी की याददाश्त नहीं गई होती तो आकाश भैया को ठीक होने में और भी कम वक्त लगता। फिर कुछ पल रुकने के बाद प्रीति आगे कहती है, इससे पहले कि आप सब मुझसे ये सवाल पूछें कि मैंने आपको इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो इसका जवाब मैं पहले ही दे दूं। मैं आकाश भैया के ठीक होने का और अनिका दी की याददाश्त के वापस आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब जब आकाश भैया कई महीनों के बाद होश में आए हैं तो इस बारे में अनिका दी और आप सभी को बताना जरूरी हो गया। इस वक्त सभी के मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन वो सभी अच्छी तरह जानते थे कि उनके जवाब उन्हें कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि अनिका की याददाश्त के साथ साथ इन सवालों के जवाब भी मिट चुके थे। वहीं लगातार पिछले 4 महीनों से बिस्तर पर रहने की वजह से आकाश का शरीर इतना कमजोर था कि वो कुछ भी सुनने या जवाब देने की परिस्थिति में नहीं था। जब तक व्हीलचेयर पर बैठा आकाश सभी के सामने मौजूद रहा, उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। सभी अच्छी तरह समझ चुके थे कि आकाश से कुछ भी पूछना बेकार था। भला बेहोशी की हालत में उसे खुद के बारे में क्या ही पता हो सकता था। इस समय सभी के दिलों में अनिका के लिए ढेरों दुआएं निकल रही थीं। सभी उसे उसके हुनर की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। जिस आकाश को डॉक्टरों ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, उस आकाश को अनिका ने अपनी चतुराई से एक नई जिंदगी दी थी। आकाश को वापस पाने की खुशी में सभी ने अपने मन के सभी प्रश्नों को एक ओर रख दिया था, क्योंकि वो पल सवालों से घिरने की जगह खुशी मनाने का था। उस खुशी के हर लम्हे को भरपूर जीने का था, जो उन्हें ढेर सारे आंसू बहा लेने के बाद तब मिली थी, जब उससे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद अनिका को उन सभी के सवालों का सामना करना शेष था, जो ये जानते थे कि अनिका को अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरह याद है। इसमें से पहले नंबर पर था मयूर, लेकिन मयूर ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो अनिका से कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका मानना था कि अनिका जो भी करती है सही ही करती है। अगर उसने ये सब किया है तो कोई न कोई राज जरूर होगा जो ठीक समय पे उसे पता चल ही जाएगा। जब तक अनिका नहीं बताना चाहती तब तक उससे पूछना गलत होगा। इसके अलावा जहाँ तक आकाश की जिंदगी बचाने की बात थी, तो मयूर का अनिका पर अटूट विश्वास था कि अनिका कुछ भी कर सकती है। प्रश्न प्रीति, भूमि और कौटिल्य के मन में भी कम नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी मयूर की ही तरह कुछ न पूछने का निर्णय लिया और सही वक्त का इंतजार करना उचित समझा। अब बचे सिर्फ रोहित मारवा और करण गुलेरिया, जिनके सवालों का अनिका को सामना करना था। लेकिन इसमें छुपा हुआ एक राज ये भी था कि अनिका खुद चाहती थी कि करण उससे सवाल करें। अब देखना ये था कि इस बार अनिका के दिमाग में क्या चल रहा था और दोनों बाप बेटी में से कौन किस पर भारी पड़ने वाला था। धीरे धीरे पूरा माहौल नियंत्रण में आने लगता है। जो बेहिसाब खुशी के चलते उछल रहे थे, उन्होंने अपनी खुशी को संभाल लिया था। जिनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था, उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। जो श्रेया कभी आकाश को देखकर रोती तो कभी रोते रोते उसे अपनी खुशी के चलते हंसी आने लगती और फिर हंसते हंसते रो पड़ती, वो भी अब काफी हद तक सामान्य हो चुकी थी। उसकी खुशी ने चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह ले ली थी। तभी करण अनिका के पास आते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहते हैं, अपनी माँ की सभी आदतों में से थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें भी विरासत में मिलेगा ही। करण की बात सुनकर अनिका सवाल भरी निगाहों से देखने लगती है। करण अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं, अब तक मुझे लगता था कि मुसीबतें मेरी बेटी को ढूंढते हुए घूमा करती हैं, लेकिन आज यकीन हुआ कि मेरी बेटी भी मुसीबतों को ढूंढ लेती है। अनिका ने करण की बात पर कोई भी सवाल नहीं किया, मानो वह अच्छी तरह समझ रही हो कि करण क्या कहना चाहते हैं। अनिका आत्मविश्वास भरी आंखों से एकटक होकर करण के चेहरे की तरफ बिना कुछ कहे देखती रहती है। तभी करण अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर अनिका के सिर पर रख देते हैं और कहते हैं, बहुत देर हो गई है, अब हम सभी को चलना चाहिए। बदले में अनिका मुस्कुराकर सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। तभी अनिका प्रीति की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में कुछ कह देती है। बदले में प्रीति अपनी पलकें झपकाकर इशारा करती है। इसके बाद प्रीति श्रेया के पास पहुंच जाती है और उसे अकेले में बात करने के लिए एक और बुला ले जाती है। तभी श्रेया अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रीति से कहती है,
मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं चाहकर भी जो कर लूं, तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगी। प्रीति श्रेया के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, इस शुक्रिया को पाने की हकदार मैं नहीं हूँ। मैंने सिर्फ उतना ही किया जितना मुझे कहा गया। आपको आपकी जिंदगी आपकी अपनी फ्रेंड ने लौटाई है। फिर मुस्कुराकर आगे कहती है, अब शुक्रिया अदा भी उन्हीं का कीजिएगा। फिलहाल मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। श्रेया बिना एक शब्द बोले प्रीति की तरफ देखती रहती है। प्रीति अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझे ये बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये बात आपसे कैसे कहूँ। श्रेया कहती है, तुम्हें इतना सोचने और झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है सच सच कहो। जैसे ही श्रेया ने सच कहने के लिए कहा, प्रीति के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। खुद को किसी तरह संभालते हुए वो श्रेया से कहती है, बात दरअसल ये है कि अभी आपको आकाश भैया से दूरियां बनाकर रखनी होंगी। मैं जानती हूँ इतने समय के बाद उनके साथ होने के बाद खुद को उनसे दूर रख पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उनकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। उन्हें ठीक होने में अभी भी कुछ महीनों का वक्त लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात का मतलब समझ रही होंगी। श्रेया मुस्कुराकर कहती है, बस इतनी सी बात? मैं आकाश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए उसका होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बस वो सही सलामत मेरी आंखों के सामने बना रहे तो मैं पूरा जीवन उसे देखते हुए बिता सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम क्या कहना चाहती हो मैं बेहतर तरीके से समझ गई हूँ। ऐसा कहकर श्रेया धीमे धीमे कदमों से वापस लौट जाती है और प्रीति लंबी गहरी राहत की सांस लेती है। फिर मन ही मन कहती है, इससे तो अच्छा होता कि अनिका दी आकाश भैया को यहीं मारवा हाउस में रोक लेती। ये मुझसे क्या क्या करवाना पड़ रहा है। ऐसा सोचकर वो पास में ही रखा हुआ पानी से भरा ग्लास उठाती है और एक सांस में पी जाती है। ठीक इसी वक्त रोहित अनिका के एकदम करीब आकर खड़ा हो जाता है। फिर हैरान होते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में अनिका पर सवालों की बारिश कर देता है, मतलब आकाश तुम्हारे पास था और वो भी यही मारवा हाउस में? कमाल की बात यह है कि तुमने किसी को इसकी भनक तक नहीं होने दी। पर तुमने ये सब किया कैसे? अगर तुमने उसे अब तक इस तरह छुपाकर रखा था तो जरूर उसकी कोई बड़ी वजह भी